हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में। ओके, तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का आपको इसमें डेफिनेशन मिलेगा, कैसे हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ बनाते हैं। मीन्स जो आपके सिलेबस में है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज़, डेंडोग्राम्स क्या है और मेथड क्या है फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ बनाने का और कैसे इसको करते हैं। आज हम आपको थोड़ा सा मेगा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू भी देंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीज़। तो बने रहिए, जो नोट्स वाला पोर्शन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले स्लाइड पे। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब होता क्या है, करता क्या है ये। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है आप कह लीजिए एक टूल है। किसका टूल है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एक टूल है। बायोलॉजी में या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा सीधा का सीधा मतलब है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जब भी आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हो, आपका पर्पस क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता करना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन है, रैट है, काऊ है, चिंपैंजी है। क्या आप जानना चाहोगे कि अर्थ पे कैसे इन सब का डेवलपमेंट हुआ? आपको पता है एवोल्यूशन हुआ है हमारे अर्थ पे। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, ह्यूमन की रैट। आपको पता है, जैसे मान लीजिए रैट के अंदर ब्लड है, ह्यूमन के अंदर ब्लड है, काऊ के अंदर ब्लड है। ब्लड के अंदर भी कई सारे वो होते हैं सेल्स, जैसे आरबीसीज वगैरह, वहाँ पे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन भी कई सारे टाइप के हैं, या कह लीजिए उनके जीन के बारे में बात कर ली, हीमोग्लोबिन प्रोटीन या जीन हुआ। तो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है एक दूसरे से, कैसे उनमें अंतर है, क्यों जो है रिसर्चेस। आपको पता है जो हम ड्रग्स वगैरह बनाते हैं या जो भी मेडिसिन वगैरह है, उसका टेस्ट हम रैट पे करते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए फिर फर्दर यूज़ करा जाता है। क्यों करा जाता है भाई? रैट दूसरा एनिमल हो गया ना, तो हमारी दवा उस पर क्यों टेस्ट हो रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप है, हम इवॉल्व हुए हैं एक दूसरे से। तो इसी जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, इसमें हम जो भी ऑर्गेनिज्म है, हमें उनके बीच में रिलेशन जानना है, हम वो जान सकते हैं। अब इसमें किससे जानेंगे वो भी है, किसका यूज़ करते हैं, लाइक प्रोटीन है, मान लीजिए डीएनए है, आरएनए है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है उसका हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में, और उससे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करते हैं एमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री या नेटवर्क। मतलब हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो देखते हैं वो किस फॉर्म में बनता है? फाइलोजेनेटिक ट्री के फॉर्म में बनता है, जो कि डिपिक्ट क्या करता है, क्या ये दिखाता क्या है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज और जीन। तो आपको एक ऐसा ट्री जैसा मिलता है। ठीक है, कई सारे आपने ट्रीज देखे होंगे ऐसे ऐसे, इसको फाइलोजेनेटिक ट्रीज बोलते हैं। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच। तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज एनालिसिस में तो यही हो गया ना, कि एनालिसिस में क्या करते हैं, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या उनके अंदर जो जीन्स या प्रोटीन्स हैं उनके बीच में। ठीक, और फाइलोजेनेटिक ट्री फिर क्या हो गया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के फॉर्म में इवोल्यूशन रिलेशनशिप का डिपिक्शन हुआ। ठीक है, मतलब हम इसी से शो करते हैं। मतलब जैसे मैं अगर कहूँ कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म में या जीन में या उनके प्रोटीन में जो भी हुआ। तो इवोल्यूशन रिलेशनशिप आप देखना हुआ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, लेकिन वो किस फॉर्म में आप देखोगे? कुछ ना कुछ उसका फॉर्म होगा ना। तो उसका जो फाइलोजेनेटिक ट्री का डेफिनेशन है वो क्या है? इसी जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम फाइलोजेनेटिक ट्री के फॉर्म में देखते हैं। मतलब आपको अगर इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखना है तो आपको फाइलोजेनेटिक ट्री देखना होगा, क्योंकि उसी में हम रिजल्ट लाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री में ही रिजल्ट आता है, हम उसी का एनालिसिस करके ये देखते हैं कौन किससे रिलेटेड है। वो भी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती है। जब आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज देखोगे तो ब्रांचेस रहेंगी, ये देखिए ब्रांच है ना, किसी एक का आगे चल के फिर दो में ब्रांचिंग हो जाना, तो ये ब्रांचेस हैं जो कि लीनिएज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ जहाँ से पॉइंट्स है, जिस पॉइंट से अलग होते हैं उसको नोड बोलते हैं, ठीक, जो कि कॉमन एंसेस्टर को डिपेंड करता है। मैं अभी आगे अगले वाली ट्री में आपको दिखाता हूँ। और जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो ये शो करता है, ब्रांचिंग पैटर्न जो मतलब ब्रांचेस जिसमें फाइलोजेनेटिक ट्री में तरीका हुआ वो ये हुआ है कि कॉमन एंसेस्टर से कैसे ये स्पीशीज आगे इवॉल्व हुए हैं। अब एक टर्म और है आपके सिलेबस में जिसको बोलते हैं डेंडोग्राम। तो फाइलोजेनेटिक ट्री डेंडोग्राम में क्या डिफरेंस है? तो जो डेंडोग्राम आपका टर्म है ये भी एक जर्नल ही टर्म है जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए यूज किया जाता है। और फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, मैंने आपको बताया, एक ब्रांचिंग डायग्राम है जो कि शो करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक कैरेक्टर, जो भी हुआ आरएनए डीएनए प्रोटीन का वो सीक्वेंस का यूज करके। और ये एक टूल है जिससे कि एवोल्यूशनरी पाथवे हम जानते हैं। इतना तो अभी वही फाइलोजेनेटिक ट्री का ही डिफिनेशन चल रहा। अब डेंडोग्राम क्या हुआ, इसको भी हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एनी टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, स्केल्ड और अनस्केल्ड। और जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में है जो टर्म्स हैं दोनों, फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोग्राम, क्लैडोग्राम, डेंडोग्राम, बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका यूज जो है लोग इंटरचेंजेबली करते हैं। मतलब सेम ही चीज़ के लिए आप चाहे फाइलोजेनेटिक ट्री बोल रहे हो, चाहे कोई इसी को क्लैडोग्राम बोल दे रहा है, चाहे कोई उसी को डेंडोग्राम बोल दे रहा है। ऐसे से बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो डेंडोग्राम एक तरीके का आप कह लीजिए फाइलोजेनेटिक ट्री, एक टाइप का जो आप फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हो वो एक टाइप का डेंडोग्राम ही है। पर डेंडोग्राम एक तरीके से अलग है फाइलोजेनेटिक ट्री से। फाइलोजेनेटिक जो ट्रीज होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बोला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा ही जाता है, पर डेंडोग्राम में ऐसा नहीं होता। मतलब डेंडोग्राम भी हो सकता है एक टाइप का, ये फाइलोजेनेटिक ट्री डेंडोग्राम ही है, पर डेंडोग्राम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर आप ना देखो तो वो फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं होगा। डेंडोग्राम का मतलब है बस जैसे ट्री का पैटर्न हुआ, ठीक है, ट्री है, कोई भी आप ट्री बना रहे हो किसी के भी बेसिस पे, अगर उसका बेसिस क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुआ, सॉरी, अगर किसी ट्री का बेसिस क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना, तो वही डेंडोग्राम आपका फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाता है, नहीं तो वो नॉर्मल डेंडोग्राम होता है। ठीक है, तो डेंडोग्राम इन विच we see the basic evolution relationship between organisms is called as phylogenetic tree। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्लैडोग्राम, डेंडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोग्राम सब एक ही है। लोगों ने कई बार पेपर्स में, बुक्स में ऐसे ही यूज़ करा है। ठीक, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखोगे APG4 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, शायद आपने पिछले अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, जो कि जो आपका एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनका ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। पहले आपको पता है क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे लिनियस ने दिया था फ्लावरिंग प्लांट्स का, बेंथम एंड हुकर का आपने पढ़ा होगा, तख्ता जॉन कॉर्नक्विस्ट वगैरह इनका आपने पढ़ा होगा। फिर बाद में 1998 से एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप ने क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया एंजियोस्पर्म का, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फीचर्स लाइक DNA, RNA, प्रोटीन्स। वैसे ही ये 2016 में जो है APG का चौथा रिवीजन आया था और ये उसी का ट्री है। इसमें आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ट्री है एंजियोस्पर्म का। पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म जो है मॉलिक्यूलर बेसिस पे उनको कई सारे उसमें डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पे जो मैग्नोलिट्स हैं और प्लस जो भी हैं इधर के, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसल एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। फिर मोनोकॉट्स का एक बड़ा ग्रुप आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रांच है, और फिर यहाँ से यूडाइकॉट्स स्टार्ट होते हैं। यूडाइकॉट्स में कुछ बेसल यूडाइकॉट्स हैं, इनमें भी आगे चल के सुपर रोजिट्स और सुपर एस्ट्रिड दो भागों में बट गया है। फिर सुपर एस्ट्रिड में भी कुछ बेसल सुपर एस्ट्रिड और फिर एस्ट्रिड्स हैं। रोजिट्स में भी ऐसे कुछ सिस्टर इसके रोजिट्स हैं, फिर मेन रोजिट्स हैं। रोजिट्स में भी आगे चल के दो मेन ग्रुप्स हैं, फैबिट्स और मालविट्स। ऐसे ही एडसिड में भी आगे चल के दो ग्रुप्स हैं, कैम्पानोइड्स और लैमिट्स। तो ये इनके क्लास है। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म का, तो एक कोई यहाँ कॉमन एंसेस्टर रहा होगा इस धरती पे, इस अर्थ पे, जिससे ये सारे स्पीशीज आए। पहले तो नहीं थे, ठीक है, पहले नहीं थे ये अर्थ पे, धीरे 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 ये इवॉल्व हुए हैं। जैसे मैं अगर बताऊं,
जैसे पहले तो सारे कोई ना कोई यू डाइकॉट ही था, फिर उससे ब्रांच रेडिएट हुआ, फिर ये ब्रांच आगे दो स्पीशीज़ मान लो बन गई, दो स्पीशीज़ का ग्रुप, फिर आगे चल के वो दो में ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते चले गए। और जैसे फैबिट्स है, फैबिट्स में बहुत सारे ग्रुप आप देख रहे हो, फैबेज, रोजेज। फैबेज के अंदर फिर एक फैमिली फैबेसी आती है, फैबेसी के अंदर हज़ारों हज़ार स्पीशीज़ हैं। विसिया है जो पल्सेस आप लोग खाते हो, बहुत सारे रोजेज के अंदर एक फैमिली रोजेसी आती है, उसके अंदर ये बहुत सारी स्पीशीज़ है, रोज़ उसका एक मेंबर है। ऐसे जैसे यहाँ पे एस्ट्रेस है, इसकी एक फैमिली एस्ट्रेसी के अंदर भी आपके सनफ्लावर, मैरीगोल्ड वगैरह ये सब आते हैं। लैमिएस, ये सब जो आपके तुलसी वगैरह प्लांट हैं, ऑसिमम, वो सारे प्लांट हैं। तो ये पूरे अर्थ पे कैसे एंजियोस्पर्म रेडिएट हुए, इसका आप डिपिक्शन देख रहे हो या रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पे। और फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। उनके मेनली ऑर्डर्स का ही है, ऑर्डर तक ही है, फैमिली तक नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, इसको हम देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो जो मैंने आपको फाइलोजेनेटिक ट्री का डेफिनेशन दिया है, फाइलोजेनेटिक ट्री में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री। इसको आप डेंडोग्राम भी बोल सकते हो, डेंडोग्राम ही है, ठीक। तो यहाँ तक कहानी हुई। अब जो एक और टॉपिक आता है आपका कि कैसे आप बनाओगे फाइलोजेनेटिक ट्री। मान लो आपने पढ़ा, ये आपने जो यहाँ पे वो देखा कि हाँ ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, कैसे ये बना होगा। मान लो आपको मैंने इसके कंपोनेंट बता दिए, हाँ एंजियोस्पर्म है, फिर बेसल एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स हैं, यू डाइकॉट्स है, फिर रोजेट एस्ट्रिड है, रोजेट में भी फैबिट्स मालविट्स हैं, और एस्ट्रिड में भी कंपोनेंट्स और लैमिड्स हैं। पर आप कैसे ये काम करोगे, ऐसे तो अपने आप से कोई मैजिक से तो आया नहीं, इसको किसी ने बनाया ही होगा, किसके बेसिस पे बनाया। तो ये जो आप फाइलोजेनेटिक ट्री देख रहे हो, इसको बनाने का तरीका भी है, और इतना बड़ा इसमें तो बहुत, मान लो वर्ल्ड के जो टॉप 35, 36 या 40 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके बनाया है। आप भी अपने कंप्यूटर पे बैठ के जो है छोटे छोटे फाइलोजेनेटिक ट्री तो बना ही सकते हो, चाहे अपने डेटा का यूज़ करके या जो इंटरनेट पे अवेलेबल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस डेटा है उसका यूज़ करके। तो वही आपको सीखना है, क्योंकि अब ये जो कंटेंट है मैं बैचलर डिग्री के लिए बना रहा हूँ, बीएससी के बच्चों के लिए। तो आप अभी से सीखोगे नहीं। जो भी आज के मतलब वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वो धीरे धीरे उनका एक फेज़ रहा होगा ना, उन्होंने भी शुरुआत से ही सब कुछ सीखा होगा। तो वैसे आपका भी फेज़ है, आप अभी फेज़ हो लर्निंग वाले फेज़ में। तो कैसे पहले छोटी छोटी चीज़ें करोगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, तब जाके आप क्या करते हो, बड़ा काम करते हो। तो हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे इसमें कि आप कैसे फाइलोजेनेटिक ट्री खुद से बनाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और अब देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बनाने के, चाहे आप ऑनलाइन बनाओ चाहे आप ऑफलाइन बनाओ। ऑनलाइन बनाओगे तो कई सारे वेबसाइट्स हैं उसके, जिससे आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज बना सकते हो। दूसरा, ऑफलाइन बनाना हो तो आपको सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ऑफलाइन आपको बनाना बताऊंगा, क्योंकि एक तरीका आप जान जाओ, बाकी तो सारे इधर उधर सब कुछ वही रहते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है आपका मेगा करके, ठीक, जिसका नाम है फुल मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस। मेगा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कई सारे स्टेप्स आप जो है फॉलो करके ट्री बना सकते हो, और ये एक पॉपुलर टूल है, बहुत पॉपुलर है मेगा सॉफ्टवेयर, और ये आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में मेगा इंस्टॉल करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है गूगल पे सर्च करोगे www.megasoftwares.net, इस पे आपको जाना है, और मेगा वहाँ पे दिया रहेगा कि विंडोज़ के लिए डाउनलोड करो, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जैसे मेरा विंडोज़ है, किसी का कुछ भी दूसरा हो सकता है, तो मेरा लैपटॉप विंडोज़ पे चलता है, तो मैं डाउनलोड करूँगा मेगा विंडोज़ के लिए। फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, जैसे आप गेम्स वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक ये है। अब जब आपके लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका खुल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है, विंडो, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है, आपके पास सीक्वेंसेस होने चाहिए, क्योंकि मेगा सॉफ्टवेयर में जो ट्रीज बनते हैं, ट्री बनता है, मैंने आपको बताया डीएनए, आरएनए, या तो जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस होते हैं उसका हम फास्टा फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको फास्टा बता चुका हूँ पहले, वो आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता चुका था वो फास्टा फॉर्मेट आता कहाँ से है, कोई प्लांट हो, एनिमल हो,
उससे आप क्या करते हो, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर उसमें आप कुछ जो भी आपके जीन्स हैं जिससे आप कंपैरिजन करना चाहते हो, जैसे प्लांट के केस में आईटीएस हुआ, आरबीसीएल हुआ, मैटके हुआ, इनका आप जो है प्राइमर का यूज़ करके उस रीजन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, फिर सीक्वेंसिंग कराते हो, तब आपके पास फास्टर फॉर्मेट में उस ऑर्गेनिज्म का उस जीन के लिए वो सीक्वेंस का आपके पास आ जाता है। तो अगर आपको एवोल्यूशन रिलेशनशिप देखना है तो आप एक का तो करोगे नहीं, आप कई सारे स्पीशीज़ का करोगे, या कई सारे जेनरा करोगे, या कई सारे फैमिलीज़ के मेंबर का करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। तो पहला काम है आपको मेगा इंस्टॉल करना। सेकंड, आपके पास सीक्वेंसेस होने चाहिए। मैंने आपको बताया डीएनए या तो प्रोटीन सीक्वेंसेस हो आपके पास। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कहाँ से आप करोगे। खुद का डेटा होगा तो आपको उसका सीक्वेंसिंग वगैरह ये सब कराना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे का डेटा ले सकते हो, जैसे कि NCBI की वेबसाइट से आप ये सब एक्सपेरिमेंटल जो डेटा हैं दूसरे साइंटिस्ट के, उनके वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको अभी जो है पहले तो मेगा सॉफ्टवेयर का वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको सीक्वेंस डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। तो चलते हैं, हम आ गए क्रोम पे। मैं पहले आपको मेगा दिखा देता हूँ, आपको डाउनलोड का। मेगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड, मान लो ऐसे चले जाओगे आप, ये रहा मेगा सॉफ्टवेयर, पहला ही यहाँ पे रिज़ल्ट है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं और मेगा सॉफ्टवेयर .net करके वेबसाइट आ गई है। ये है मेगा सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल लिंक, यहाँ पे दिया हुआ है। विंडोज़ के लिए करना है, मैक के लिए उबुंटू, रेड हैट या अदर लिनक्स। ग्राफिकल हमें करना है, कमांड लाइन का नहीं करना है, क्योंकि हमें देखना है हम कहाँ कहाँ पे क्लिक करते हैं। कमांड लाइन का प्रोग्राम होता है सीसी, उसको हम नहीं यूज़ करते हैं। और फिर मेगा के अलग अलग वर्जन हैं, अभी मेगा 11 चल रहा है, इससे पहले मेगा 10 था। तो 64 बिट के जैसे आपका कंप्यूटर हो, फिर डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके लैपटॉप में क्या हो जाएगा, और कुछ एंड यूज़र एग्रीमेंट वगैरह है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये आपके कंप्यूटर में क्या होगा, डाउनलोड होने लगेगा। ये जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा ही आप इसका इंटरफेस बन के आएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे। जब आप इंस्टॉल इसको कर लोगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये इसमें करेंगे क्या, हम पहले हमारे पास होने चाहिए सीक्वेंसेस, तो हम चलेंगे पहले सीक्वेंसेस को ढूंढने के लिए NCBI न्यूक्लियोटाइड करके आपको सर्च करना है, क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, होम न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि हमने वही सर्च किया था, और बहुत सारे डेटाबेस हैं यहाँ पे जिसका हम यूज़ कर सकते थे। तो जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए, मान लो एक रिक्सिया, जैसे आपको पता है एक ब्रायोफाइट है, तो रिक्सिया का हमें RBCL का जीन चाहिए, हमें वही न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च बटन पे दबाऊंगा रिक्सिया RBCL लिख के, और यहाँ पे आ जाएगी। देखिए रिक्सिया का एक स्पीशीज़ है रिक्सिया एब्डिटा, और इसको किसी ने आइसोलेट किया है, लगभग ये 1257 बेस पेयर का लीनियर DNA है। हमें उसका फास्टर सीक्वेंस चाहिए होता है, तो चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, किसी का भी अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। तो मैं यही फास्टर पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इसका जो सीक्वेंस है ये 1000 बेस पेयर का, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने आपको फास्टर फॉर्मेट बता ही दिया था पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं कॉपी कर लूँगा। ऐसे ही अलग अलग जो है स्पीशीज़ का, अलग अलग ग्रुप का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है नोटपैड में कॉपी करके रखा है। जैसे ये कारा का मैंने रखा है, कारा एक एल्गी है, आपको पता होना चाहिए। रिक्शिया का मैंने ऑलरेडी करके रखा है। फिर मैंने क्या कर लिया, मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है, उसका करके रखा है। फिर साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, उसका करके रखा है। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल आपको पता है, उसका मैंने सीक्वेंस करके रखा है। और फिर पोआ एक पोएसी फैमिली का है, मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे कर लिया है। जब आप ऐसे करके उसको सेव कर लोगे यहाँ पे पेस्ट करके, उसके बाद इसको Ctrl+A दबा के आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट ऑल करके इसको क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। जैसे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी कर लोगे। उसके बाद हम चलेंगे मेगा सॉफ्टवेयर में। ठीक, मेगा सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, हम आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका क्या आता है, अलाइन करने का।
अलाइन करने पे यहाँ पे क्लिक करोगे, वो कहेगा कि एडिट करना है या बिल्ड लाइन करना है, दोनों मतलब ऑप्शन है आपके। अगर दोनों करना है तो मतलब इस पे आपको आना है। उसके बाद कई सारे मेथड हैं कि आप एक जो मैंने जिस फाइल में मैंने सेव करा है वहाँ से ले सकता हूँ, पर क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया है पहले ही, तो मैं क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फिर ये खुल के आएगा, ये पूछेगा कि आपका डेटा टाइप क्या है, क्या आपके पास जो सीक्वेंस है वो डीएनए का है, प्रोटीन का है। तो मेरे पास जो सीक्वेंस है वो डीएनए का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक नया विंडो खुला है, इसी पे मैं यहाँ पे जहाँ सीक्वेंस 1 लिखा है इस पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे मैं कंट्रोल V, सॉरी इसको कट करना पड़ेगा, 1 मिनट। क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट, ओके, डीएनए का सीक्वेंस है, ये करके मैं क्या करूँगा, बस यहीं आपको कुछ क्लिक विक नहीं करना है। जैसे ये खुल जाए कंट्रोल V आपको दबा देना है, आपके सारे सीक्वेंसेस आ जाएंगे। अभी सॉफ्टवेयर में एक सीक्वेंस एक्स्ट्रा आता है, सीक्वेंस 1, उस पर क्लिक करके आप उसको अपने कंप्यूटर पे जहाँ पे कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होगा वो दबा देना है। अब देखिए ये यहाँ पे सारे इनके सीक्वेंसेस आ गए। पहले वाला ये जो लाइन है कारा का है, दूसरा रिक्शिया का है, आपको शायद दिख ही रहा होगा, मार्सिलिया का है, थर्ड लाइन फोसाइकस का है, 5वां हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का है, 6 पोवा का है। अभी ये मैंने आपको बताया था जब सीक्वेंसिंग करा जाता है तो उस जीन में कहाँ, जैसे ये देखिए पहला सीक्वेंस लास्ट वाला पोवा का यहीं पे ख़त्म हो जाता है, हिबिस्कस का यहाँ तक आता है, अभी आधा सीक्वेंस ही नहीं हुआ है, और आगे जो ऊपर के 4 हैं वो काफ़ी लंबे हैं, देख रहे हो यहाँ तक, तो बड़े छोटे हुए होते हैं। और ये जो एक ही जीन के ये हिस्से हैं पर ये अलग अलग जगह से होते हैं, तो इनका हमें करना पड़ता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमें पहले ऐसे, अगर आपको रेड या ग्रीन कलर के हर बेसिस का कलर अलग अलग होता है, जैसे जी का थोड़ा सा पर्पल कलर का है, ग्रीन कलर का है, टी रेड कलर का है, ठीक है, हाँ ऐसे हो गया ATGC, और सी ब्लूइश कलर का है। आपको इसमें कंट्रोल A का ऑप्शन दबाना, जब ये येलो हो जाए तो इसका मतलब है सारे सीक्वेंसेस के जो बेसिस हैं वो क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। तब इस पर आपको अलाइनमेंट पे जाके क्लिक करना है। अलाइनमेंट के लिए आप क्लस्टर W का यूज़ कर सकते हैं या तो मसल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मान लो आपका मैंने मसल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप दोनों से कर सकते हो। इसके कुछ अपने वो हैं यहाँ पे कि हाँ गैप पेनल्टीज़ ये देगा, कुछ मेमोरी इटरेशंस वगैरह हैं, कुछ एडवांस ऑप्शन है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे चीज़ें हैं वैसे इसको क्या करना है, बने रहने देना है। ओके का मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अपने आप से सॉफ्टवेयर ये प्रोसेस करके इसको अलाइन कर देगा। अब आप देख सकते हो, अब आपको उतना ज़्यादा ये वो ऐसा नहीं दिख रहा होगा। ये क्या करता है, सारे सीक्वेंसेस में से ढूंढ के कौन सा सही, इसके नीचे वाला सीक्वेंस जैसे सी, सारे में सी है। अब ये करेक्टली क्या हो गया है, सारे सीक्वेंस अलाइन हो गए हैं, ये देखो, ठीक है। इस पोजीशन पे सारे का ए है, सबका जी है, ऐसे कई जगह पे। और जहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं इनके सीक्वेंस में, ये बेसिस में म्यूटेशन वगैरह कुछ हो के क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिस चेंज हो गए हैं, ठीक। और जहाँ पे ये डैश लगा है वहाँ पे क्या है, गैप है, मतलब हमारे पास उतना बड़ा वो नहीं था। तो अभी अलाइन हो गया है। अब आपको करना क्या है, इस डेटा जो है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दिएगा आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे आपको क्लिक कर देना है बस। उसके बाद पूछेगा क्या ये प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देता है। अब देखिए दो टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं, एक जो जीन होता है, जिससे मैंने RBCL का लिया है। RBCL आपको पता होगा, रुबिस्को एक एंजाइम है, वो 2 सब यूनिट्स का मिलके बना हुआ होता है, एक स्मॉल सब यूनिट का, एक लार्ज सब यूनिट का। तो इसमें RBCL जो है, ये जो जीन मैंने लिया है वो वही लार्ज सब यूनिट को कोड करता है। तो जब कोड करता है इसका मतलब प्रोटीन बनाता है ये जीन। तो मैंने यहाँ पे यस कर देना है। कई सारे नॉन कोडिंग रीजंस होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको हम यहाँ पे नो कर देंगे, पर ये बनाता है तो मैं यस कर दे रहा हूँ। अब ये रेडी है, आपको बस इसको मिनिमाइज़ कर देना है। इसके पीछे वाला विंडो ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे एक फाइलोजेनी का ऑप्शन आता है 6वें नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब डिफरेंट टाइप से आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उनका बेसिस ट्री बनाने का अलग अलग होता है। जैसे कुछ है नेबर ज्वाइनिंग है, UPGMA है, ये बस क्या करते हैं, दोनों सीक्वेंसेस में बेसिस के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को ही देखते हैं। वहीं जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मिनिमम इवोल्यूशन हुआ, मैक्सिमम पार्सिमोनी वगैरह हुआ, ये सब जो है
केवल ऐसा नहीं है कि देखेंगे कि हाँ एक में जी है दूसरे में जी है कि नहीं है, या एक में ए है तो दूसरे में टी है, तो अच्छा मिसमैच या मैच हो गया। इनके अलावा भी इनके पास कई सारे वो होते हैं, जैसे ट्रांजिशन, हमें पता है कि हाँ ट्रांजिशन का रेट क्या है, ट्रांसवर्जन होता है उसका रेट क्या है, ठीक है, मतलब प्यूरिन का प्यूरिन में बदलना, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में बदलना, वो हमें थोड़ा सा आइडिया है उसके बेसिस पे। जिन्होंने इसको डेवलप करा है उसमें सारे फार्मूला वगैरह लगा के रखे हैं, तो बस आपको क्लिक करना है, वो आपको उसी के बेस पे बना के देगा। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। बहुत सारे, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जितने आप बुक्स पढ़ेंगे, जितने आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ बना के रखे हैं। बोला जाता है कि अगर आप काफ़ी रिसेंटली इवॉल्व सीक्वेंसेस का यूज़ करें, मान लो एक ही जीनस के आप कई सारे स्पीशीज़ का वो कर रहे हो, तो कोई भी आप बना लो, नेबर ज्वाइनिंग वगैरह, वो काम करता है। अगर काफ़ी इवोल्यूशनरी अनरिलेटेड चीज़ों का आप फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तब आपको थोड़ा इन सब पे ध्यान देना होगा। पर यूजली ये बेस्ट काम करता है अगर आप जो रिसेंटली इवॉल्व हों उनके बीच में काम करें। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे क्लिक कर देता हूँ। बस आपको यस करते जाना है जो ये बोले, फिर ये इस पर कुछ वो आ जाएगा। आपको ध्यान देना है ये सब इनके पैरामीटर्स हैं जो इसमें हैं, आपको इसमें भी आप पढ़ सकते हो, पर यूजली पेपर्स वगैरह में रिकमेंड किया जाता है कि आपको कुछ करना नहीं है, जो है वहाँ पे पेपर में आप मेंशन कर देना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मॉडल ये था, तामुरा 3 पैरामीटर मॉडल, रेट अमंग साइट्स जी था, नंबर ऑफ डिस्क्रीट, मतलब आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपको खुद से इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक टेस्ट ऑफ फाइलोजेनी होती है, यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग होता है। बूटस्ट्रैपिंग मैं अभी आपके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें करीब लग जाएगा 1 घंटा, ठीक है। तो वैसे करा जाता है, वो थोड़ा सा वो करता है, अभी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, पर मैं यहाँ पे नन रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये अब ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया है इसने, और ये इसने दे दिया है एक ट्री, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसने बताया है कि जो आपने सीक्वेंसेस दिया है न्यूक्लियोटाइड का, उसके बेसिस पे इनका रिलेशन कैसा है। अब मैंने क्या करना है, ये इमेज है, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और मैं आपको अभी इसको पीपीटी में समझाता हूँ कि यहाँ पे इसमें दिख क्या रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने अब ट्री बन गया ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का यूज़ करके। अब आगे चलते हैं, उस पर आपको एक्स्ट्रा समझाते हैं जहाँ से हमने छोड़ के रखा था। तो एनसीबीआई से आपने वो ले लिया, सीक्वेंस कैसे लोगे आप, मैंने वो बता दिया, और मैंने आपको क्या बताया कि कैसे फास्टा सॉरी मेगा आपको डाउनलोड करना है कहाँ से, और उसका यूज़ कैसे करना है। फिर गैदर सीक्वेंस हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, लोड सीक्वेंस इनटू मेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये सब वही है, मेगा को आपको लॉन्च करना है। फाइल वाले मेनू पे मैंने क्लिक किया, ओपन अ फाइल पे गया, और फिर मान लो मैंने कॉपी पेस्ट वहाँ पे करा, पर मैंने जो फाइल सेव करा है उसको भी मैं डायरेक्टली ले सकता था। उस पर क्लिक कर देता तो अपने आप सारे सीक्वेंसेस आ जाते। और जो फाइल फॉर्मेट से सपोर्ट करता है, फास्टा फॉर्मेट में, जेनबैंक फॉर्मेट में, मेरे पास ऑलरेडी ये फास्टा फॉर्मेट में था। सिर्फ नंबर 4 पे जब आप मैंने जो गया सीक्वेंस अलाइनमेंट करने, वो यहाँ पे वही दिया हुआ है। ये आपको मैंने नोट्स के लिए दिया है कि आपको डेटा एक्सप्लोरर में जाना है, अलाइन वाले पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे, अलाइन विथ मसल आपको करना है। फिर आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, बोल रहा है मेगा विल परफॉर्म सीक्वेंस अलाइनमेंट। मेगा अपने आप सीक्वेंस अलाइनमेंट कर देगा और अलाइनमेंट रिजल्ट आपको क्या करेगा, करके दे देगा। अब स्टेप नंबर 5, जब अलाइनमेंट हो गया तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको ट्री कंस्ट्रक्शन करना है। जब आप आपका सीक्वेंस अलाइन हो जाए उसके बाद आपको फाइलोजेनी वाले मेनू पे क्लिक करना है, कंस्ट्रक्ट या एडिट ट्री पे आपको क्लिक करना है, और कंस्ट्रक्शन डायलॉग को आपको ओपन करना है। अब आपको एक मेथड चूज़ करना था, जैसे मैंने आपको बताया कई सारे मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एनजे, यूपीजी में एटसेट्रा। तो मेगा कई सारे वो ऑफर करता है, इसमें से एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, क्योंकि आप में है कि फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट मॉडल, तो आपको वो भी जानना है। जैसे एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड करता क्या है, ये इवेल्युएट करता है उस प्रोबेबिलिटी को दैट द चूजन एवोल्यूशनरी मॉडल, उसमें जो भी आपने एवोल्यूशनरी मॉडल, जैसे तामुरा 3 पैरामीटर मॉडल वहाँ पे था, या जूक्स कंट्रोल मॉडल, बहुत सारे मॉडल आते हैं, जो भी आप मॉडल चूज करोगे उससे ये पता करता है कि जो भी सीक्वेंसेस आपके हैं, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका चूजन मॉडल है, एवोल्यूशनरी मॉडल, वो बेस्ट दे सकता है आपका वो सीक्वेंसेस, ठीक है। मतलब कि जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड चूज करते हो फाइलोजेनेटिक्स में,
पहली बात तो आप इवोल्यूशनरी मॉडल सेलेक्ट करते हो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मॉडल हो गया, जैसे कि ज्यूक्स कैंटर मॉडल या जीटीआर मॉडल, आप वो करोगे, उसमें चूज़ करोगे और आप प्रोवाइड करोगे बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस, जैसे मैंने यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसेस दिया। दो चीज़, पहले तो डीएनए सीक्वेंसेस मैंने इनपुट करके अलाइन करके दिया, उसके बाद जब मेगा पे क्लिक करोगे तो सब्स्टिट्यूशन मॉडल आपको वैसे चूज़ नहीं करना रहता, वहाँ पे ऑलरेडी है। तो जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है ये कैलकुलेट करेगा प्रोबेबिलिटी का कि जो आपके सीक्वेंसेस है वो क्या उस इवोल्यूशनरी मॉडल से बनते हैं, चांसेस कि हाँ ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसे सीक्वेंसेस आए होंगे, तो उसके बेसिस पे ये ट्री बनाता है। अदर वर्ड्स में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एसेस करता है कि हाउ वेल द सिलेक्टेड इवोल्यूशनरी मॉडल, कि जो इवोल्यूशनरी मॉडल है कितना अच्छे से ये विथ जो भी है उसके साथ एजम्पशन और पैरामीटर्स लगाए गए हैं वो एक्सप्लेन करता है ऑब्जर्व सीक्वेंस डेटा को, जो आपके पास सीक्वेंस डेटा है। तो ये एक तरीके का ये था आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सेकंड पे आते हैं, नेबर ज्वाइनिंग एक है। नेबर ज्वाइनिंग भी ऐसे आप उसको भी चूज़ कर सकते हो, इसके पास भी ट्री बिल्डिंग के लिए एल्गोरिदम होता है जो कि एक ट्री बनाता है और इसमें ये ग्रुपिंग करता है स्पीशीज़ का या सीक्वेंसेस का जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं पेयर वाइज जेनेटिक डिस्टेंसेस को मेज़र करके। ठीक है, ये यहाँ पे पहले नेबर्स की ज्वाइनिंग करता है जब तक कि एक कंप्लीट ट्री ना बन जाए, जितना भी आपने उसको सीक्वेंसेस दिया है, जितना भी आपने टैक्सा दिया है, फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्ट करता है एक बहुत इजी सिंपल सा, जो कि बहुत कम टाइम लगता है इसमें। अगर आपके पास 50 सीक्वेंसेस है, आप एनजे चला रहे हो और दूसरी जगह आप उसी 50 सीक्वेंसेस को लेके मेगा चला रहे हो, तो बहुत टाइम का अंतर आ जाएगा। हो सकता है ये 5-10 मिनट में हो जाए और ये 2-4-5 घंटा या पूरा दिन ले सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, एनजे मॉडल है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस बेस्ड मेथड है ये, बस प्लस मैंने आपको बोला ना डिस्टेंस मेथड में क्या होता है कि सीक्वेंसेस में मैच और मिसमैच केवल ये देखता है, कोई इवोल्यूशनरी मॉडल ये नहीं लगाता है। दूसरा मिनिमम इवोल्यूशन पे आ जाते हैं, एमई जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है इसमें ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि ये एज्यूम करते हैं कि कौन सा हम ऐसा वो लगाएं, मतलब ऐसा कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट ट्री होगा जहाँ पे इवोल्यूशन सबसे कम हुआ हो। ठीक है, इट लुक्स फॉर द ट्री टोपोलॉजी दैट मिनिमाइजेस द टोटल ब्रांच लेंथ, जो कि टोटल ब्रांच लेंथ को मिनिमाइज करता हो, सो मेकिंग इट द सिंपलेस्ट ट्री दैट फिट द डेटा। तो सबसे सिंपलेस्ट ट्री ये बनाता है। ठीक है, और लास्ट में यूपीजीएमए पे आ जाते हैं। ये भी यूपीजीएमए एनजे के ही तरीके से है, ये भी जो है एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड है, एक इवोल्यूशनरी मेथड हो गया डिस्टेंस बेस्ड मेथड। डिस्टेंस बेस्ड मेथड में आपके यूपीजीएमए और एनजे आते हैं, बाकी जो आपके मैक्सिमम लाइक्लीहुड वगैरह है वो इवोल्यूशनरी मॉडल है, ट्रांसवर्जन ये सब का सब वो अपना हिसाब रखते हैं। यूपीजीएमए भी ऐसा है, पर यहाँ पे एक चीज़ है जिसके लिए ये अलग है एनजे से, वो ये है कि ये एज्यूम करता है कि इवोल्यूशन का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो आप यूपीजीएमए से ट्री बनाओगे तो जो दो इसके शाखाएं आप देखोगे ना वो बराबर, मान लो ये रोज़ा हुआ और ये मैंगी फेरा हुआ, तो इनके बराबर रहते हैं। वहीं जब आप एनजे से ट्री बनाओगे तो आप देखो एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, रोज़ा और यहाँ पे मैंगी फेरा। ये इस वजह से होता है क्योंकि ये कांस्टेंट रेट ऑफ इवोल्यूशन को अज्यूम करके चलता है, लेकिन ये डिफरेंट रेट ऑफ इवोल्यूशन को अज्यूम करके चलता है एनजे। ठीक है, अब आप जो भी करोगे उससे आपको फाइलोजेनेटिक ट्री मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप एनालिसिस मैंने आपको बोला था ऑप्शन में है, आप डाल सकते हो, लोग डालते भी हैं और बेस्ट भी माना जाता है। बूटस्ट्रैप एनालिसिस आपको करना चाहिए, उसमें आपको नंबर ऑफ रेप्लिकेट डाल देने हैं, यूजली जो 1000 होता है। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और ले लेता है, वरना इतनी जल्दी अभी जो मैंने आपको दिखाया इतनी जल्दी हो नहीं पाता वो। इसके बाद क्या करेगा, वो बताएगा कि मतलब वो हर बार सैम्पलिंग करता है। मान लो ये आपका ऐसे है, जैसे आपने 4-5 स्पीशीज जो मैंने रखा है, सब में से वो ऐसे रैंडम कॉलम्स उठाता है, एक ट्री बनाता है, फिर रैंडम्स कॉलम्स उठाएगा बीच बीच में से, फिर एक ट्री बनाएगा, ऐसे कई सारे ट्रीज बनाता है। और जो फिर फाइनल ट्री ये बनाता है उसमें ये भी बताएगा कि ये दोनों स्पीशीज कितनी बार 1000 के बेसिस पे कितना परसेंटेज, जितना ज़्यादा परसेंटेज वो एक ही बार उस क्लस्टर में आते हैं वो वहाँ पे लिखा रहता है। तो दैट मीन्स रीसैम्पलिंग या सैम्पलिंग करने के बाद वो जो ट्री बनाता है उसमें एक सपोर्ट देता है कि हाँ हमने इतनी बार ट्री बनाया है और उसमें से इतनी ज़्यादा बार ये दोनों स्पीशीज साथ में हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद ट्री कंस्ट्रक्शन जो है आपका हो जाएगा अपने आप, जैसे वो आप उस पर क्लिक करोगे एक ट्री बन के आपका आ जाएगा। आपको उस ट्री को व्यू कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, जिससे कि बाद में आप उसको देख सकते हो। बहुत सारे उसमें फीचर हैं,
उस फॉर्मेट, एक न्यू फॉर्मेट होता है, उसमें आप सेव कर सकते हो, इमेज के भी रूप में सेव करते हो उसको। फिर आप उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे ट्री की टोपोलॉजी कैसी है, ब्रांच के लेंथ कितने हैं, बूटस्ट्रैप वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट किया है वो। फिर आप उसको एवोल्यूशन एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, इससे कि एंसेस्ट्री क्लेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए। जैसे ये जो मैंने सीक्वेंसेस का यूज़ करा वो उसके बेस पे ये बना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वैसे स्केल है, यहाँ पे स्केल आया नहीं है, तो इसके बीच में डिस्टेंसेस बताता है न्यूक्लियोटाइड चेंज का। और फिर यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ है। देखो जो मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, ये बना है, मैंने बताया RBCL जीन के बेसिस पे। ये बता रहा है कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि एक डाइकॉट है और पोआ जो कि एक मोनोकॉट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और हमें पता भी है कि ये दोनों क्या हैं, एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है। अब एंजियोस्पर्म से रिलेटेड होता है साइकस, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के कॉमन एंसेस्टर एक ही हैं, और ये क्या हैं, दोनों के दोनों सीड प्लांट्स हैं। वैसे ही फिर आ जाते हो मार्सिलिया। मार्सिलिया क्या है, टेरिडोफाइट्स है। आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप हुआ, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्या है, वैस्कुलर प्लांट्स हैं सारे। और फिर आपका कारा आता है, जैसे कि कारा क्या है, एक एल्गा कहलाता है, और रिक्शिया क्या है, एक ब्रायोफाइट। तो एल्गी और ब्रायोफाइट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इधर आप कह लीजिए यहाँ एक कॉमन एंसेस्टर होगा, जो कि इधर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं और ये वाले वैस्कुलर प्लांट्स हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही ट्री आया। तो और इस ट्री का इन्फॉर्मेशन किसने दिया, RBCL जो जीन है उसने दिया। तो देखो कितना सही है, जो हम पढ़ते हैं अलग अलग ग्रुप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, हाँ सीड है, फ्लावर है, वुड है कि नहीं है, और आपके DNA, इस प्लांट के DNA के एक छोटे से हिस्से ने भी वही बताया। तो ऐसे ही हम इसका यूज़ बहुत है, हम ऐसे यूज़ करके फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो है बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया, स्केल बार भी इसके साथ एसोसिएटेड रहता है बॉटम साइड पे ट्री के, जो कि इवोल्यूशनरी डिस्टेंस बताता है कि ब्रांच लेंथ कितना है। ठीक है, फिर रूट भी एक होता है, ट्री का रूट भी होता है। जैसे इसमें रूट नहीं है तो एक रूट बनाया जाता है इसमें आउट ग्रुप डाल के। ब्रांच के लेंथ भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ तो मान लो ब्रांच, जैसे ये ब्रांच का एक लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ब्रांच का लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ आउट ग्रुप, मैंने बताया कि लिया जाता है। जैसे आप मान सकते हो कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा का आउट ग्रुप यहाँ पे कारा और रिक्शिया हैं, आउट ग्रुप ये कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी एनालिसिस का पार्ट नहीं रहते हैं, पर ट्री को रूट करने के लिए किया जाता है। फिर टोपोलॉजी में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखते हो, ब्रांचिंग पैटर्न देखते हो किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री का, मतलब इसमें ब्रांचिंग कैसे हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पे सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या है। आप बोलोगे इसमें एवोल्यूशन रिलेशनशिप देखा जाने को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कहते हैं। डेंडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, तो जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम देखेंगे उसको डिपिक्ट करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री के फॉर्म में। फिर डेंडोग्राम क्या है ये मैंने बताया, ये मैंने आपको APG4 का क्लासिफिकेशन जो है उसका एक फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाया। कैसे आप करोगे, मेगा मैंने आपको सिखाया, उसमें आप सीक्वेंस कैसे डालोगे, अलाइनमेंट कैसे करोगे, अलाइनमेंट के बाद आप फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, NJ, ME, UPGMA का यूज़ करके, बूटस्ट्रैप एनालिसिस क्या है, और फिर आप जब उसको ट्री को देखोगे कैसे होगा। तो ये सारा है, इसका प्रैक्टिस करिए, जो भी चीज़ें ना आए कमेंट करिए, मैं आपको उसमें आपको हेल्प करूँगा अगर आप कहीं पे फंस रहे हो। तो ओवरऑल था ये, वैसे तो बहुत बड़ा हो गया, पर क्योंकि आप अभी बैचलर वो में हो तो इतना अगर आप सीख जाते हो, क्योंकि बहुत लोग PhD में जो जाते हैं चौथे और पाँचवें ईयर में है, उनको ये सब चीज़ें नहीं आती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके सिलेबस में है। अगर आप इतना ही ब्रीफ में आप किसी को ये चीज़ें बता देते हो, तो अगर आपको आगे मौका मिलेगा तो श्योर आप ज़्यादा सीख सकते हो उसमें। ठीक है, तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।